कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम, इंसान बनो। दोस्तों, ये जो थंबनेल में आप जिन दोनों को देख रहे हैं, यानी रफी साहब और किशोर कुमार साहब, ये अपने जीवन काल में संगीत की दुनिया को कुछ ऐसे योगदान देके गए हैं जो ये सदा के लिए अमर हो गए हैं, महान हो गए। इनको महान साबित करने के लिए हमें और कुछ अलग से इनपुट देने की जरूरत ही नहीं है। पर दोस्तों, आजकल कंटेंट क्रिएटरों का जमाना है, वे कुछ ना कुछ नया हर समय देने की कोशिश करते ताकि उनके साथ जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके जो दर्शक है, वो हमेशा उनके साथ जुड़े रहे। इसके चलते वे ऐसे भी कुछ फॉल्स स्टेटमेंट या ऐसे भी कुछ चीजें पेश कर देते हैं जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो आज का हमारा एपिसोड इसी पे बेस्ड है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो मैं लगभग सभी जितने भी गायक है बॉलीवुड के, उन पे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। मेरे लिए कोई भी गायक या गायिका छोटे या बड़े नहीं है, मेरे लिए सब बराबर। हाँ, ये जरूर है, जो मैं किशोर कुमार को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए उनके बारे में थोड़ा ज्यादा जानता हूँ, इसलिए उनके बारे में थोड़ा ज्यादा कंटेंट बनाता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो मैंने किसी भी एपिसोड में किसी भी दूसरे गायक को थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश की है, कभी नहीं की। तो दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, मैं अगर किशोर कुमार साहब पे कोई कंटेंट बनाऊं तो उसमें लोग बाग उनकी तारीफ तो करते ही हैं, पर आके ऐसे भी कह देते जो उनके सामने कोई भी नहीं है, उनके जैसा तो कोई भी नहीं है, जो कि गलत है। वैसे ही मैं कभी रफी साहब पे बनाता हूं तो कोई कुछ लोग ऐसे आके ऐसा लिख देते हैं जो उनके सामने किशोर कुमार, मुकेश वगैरह कुछ भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक कंटेंट देख रहा था, ऐसे ही कोई यूट्यूबर या कोई सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएटर का था, जिन्होंने यहां तक लिख दिया कि जब किशोर कुमार का दौर था यानी 70s में और रफी साहब को काम मिलना कम हो गया था, उन दिनों रफी साहब ने ही अपने कुछ राजनीतिक दांव पेच लगा के किशोर कुमार जी को बैन करवा दिए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मैं वो वाला एपिसोड या वो वाला जो चीज है मैं आपको पेश नहीं करूंगा, लेकिन एक बात है, मैं अपने पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान का एक तो इंटरव्यू का छोटा सा अंश दिखाना चाहता हूं। आप ही बताइए, उसका क्या कोई सच्चाई से कोई भी लेना देना है? ये एक लाइव शो आता है पाकिस्तान में जिसका नाम है जबरदस्त। अब उनमें एक वहां के कोई गायक है जिसका नाम है खालिद बैग, उनसे कुछ इंटरव्यू लिए थे और इंटरव्यू लेके उन्होंने किशोर कुमार और रफी साहब के संबंधों के बीच में कुछ बातें की थी। और ये बातें डायरेक्टली उसी समय का है जब इमरजेंसी लगा था, किशोर कुमार जी पे बैन लगा था, उसी से संबंधित है। आप इसको सुनिए और बोलिए कहां तक सत्य है। कि जब किशोर साहब पे बैन लगा था तो रफी साहब ने जाकर वो बैन खुलवाया था, एक तरह से अपने कंपेटिटर के ऊपर जो लगा हुआ बैन था। हालांकि कोई और होता तो शायद खुश होता। ये दुरुस्त है बात? बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। ये क्या पूरा वाक्य क्या था? वाक्य ये था कि किशोर साहब को प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था तो वो दिल्ली नहीं गए थे। इंदिरा गांधी जी ने उनको बुलाया था तो वो नहीं गए थे और उन्होंने फिर उनके ऊपर बैन लगा दिया। उनके रेडियो पे गाने बंद हो गए। तो रफी साहब को पता चला कि इनके ऊपर बैन लग गया, गाने नहीं आ रहे इनके। तो वो फिर खुद गए वहां पे और जाके रिक्वेस्ट की और उनके गाने वहां पे बैन हटवा के तो फिर वापस आए थे वो। और जब रफी साहब की डेथ हुई तो फिर किशोर साहब ने पब्लिक में ये बताया कि रफी साहब ने ये मेरे लिए ये किया था काम। तो दोस्तों, सुना आपने? मुझे तो इस बात पे भी डाउट है, जो खालिद बैग साहब कभी कोई मोहम्मद रफी साहब के बायोग्राफी पढ़े भी होंगे कि नहीं, कभी उनके पूरे गाने सुने भी होंगे कि नहीं, लेकिन वो इंटरव्यू जरूर दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं जैसे कि वो बॉलीवुड सिंगर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, ये बात कहां तक सच है कहां तक नहीं है, ये अमित कुमार जी ने ऑलरेडी एक इंटरव्यू में पूरा व्याख्या कर चुके हैं। जो किशोर कुमार का बैन को हटाने के लिए जो इमरजेंसी के दौरान लगा था, उस समय क्या हुआ था, उनका बैन हटाने के लिए किन लोगों ने प्रयास किया था और कैसे हटा था। आपको अगर वो एपिसोड नहीं सुने होंगे तो नीचे लिंक भी आप पूरा सुन सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अंश उसका यहाँ भी आपको पेश कर देता हूँ। What happened in the emergency period when he was banned because he didn't comply with Indira Gandhi's some order to do a 20-point some program? And then he was forced, actually. He was forced by the government, the then government, and some officer by the name of, I still remember the name, Berne. उन्होंने फोन किया कि किशोर साहब, आपको हम प्लेन का टिकट भेज रहे हैं और उसको आप आइए, संजय गांधी फ्लाइंग क्लब का शो है, आप कीजिए आप ये। तो पिताजी ने बोला, आप कौन हैं और पहले तो आप
पिताजी ने इतना ही कहा था कि मैं ऐसा नहीं जा सकता, आपको किसी को भेजना पड़ेगा, यू हैव टू सेंड समवन। And आई then? थिंक ही वाज राइट। And then? नहीं भाई, हम आपको बैन कर देंगे, धाड़ कर दो बैन। विद इन 8 hours ही वाज बैन। बाद में जाके बैन जो ये वीसी शुक्ला जी के टाइम में, ही वाज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, Broadcasting minister. Yeah. तो ताज होटल में मीटिंग हुई, Okay. बैन वाज लिफ्टेड, द पर्सन हु रियली पुश्ड वाज बाला साहब ठाकरे फ्रॉम हियर, मतलब के इनडायरेक्टली। एंड वो जो मीटिंग हुई, मीटिंग में राज कपूर साहब, देवानंद, विजयानंद, आई रिमेंबर these 3 persons were there and my father was there and Mr. शुक्ला जी came, वहां पे बैन लिफ्ट हुआ। तो दोस्तों सुन लिया आपने जो कैसे बैन होता था। तो मेरा ये प्रसंग बनाने का यही उद्देश्य है कि आप कुछ भी अगर सुनते हैं इंटरनेट पे या कोई कंटेंट क्रिएटर से, तो उसका सच्चाई पहले परखने की कोशिश कीजिए। कुछ भी चीजों पे आप बिलीव करके एक अपना अलग से तर्क देके कंटेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग महान थे, महान रहेंगे। इनको महान बनाने के लिए या भगवान बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है हमें कुछ अलग से पेश करने का। तो दोस्तों आज के बस एपिसोड में इतना ही। आशा है आपको ये पसंद आया होगा तो एक लाइक और एक हाइप जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अनोखा ऐसे पसंद बनाऊं तो आप तक जरूर पहुंचे। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार